बेघर ये कर गए हराम खोर, बहनों को बेघर ये बच्चों को बेघर हराम को बेघर ये कर गए हराम खोर, बहनों को बेघर ये कर गए हराम, बच्चों को बेघर ये कर गए हराम, अरे बंदिश में बेघर ये कर गए हराम खोर, बहनों को बेघर ये कर गए हराम खोर। सरकार देख लियो, वो पहरी सरकार सुन लियो, अरे मजदूर से पंगा मत लियो, सावधान हो लियो, अरे बोरिया सर बन जाएगा, सावधान हो जाइयो। और इंदौर शहर मां हमरी लोड़ई चाल, इंदौर शहर मां हमरी, अरे दिल्ली शहर मां हमरी लोड़ई चाल, अरे अहमदाबाद शहर मां हमरी लोड़ई चाल, अहमदाबाद शहर मां हमरी लोड़ई चाल, अरे पटना शहर मां हमरी लोड़ई चाल, चाल छे भाई चाल छे हमरी लोड़ई चाल छे, हमरी लड़ाई चालू छे, हमरी लड़ाई चालू छे, चालू छे भाई चालू छे, हमरी लड़ाई चालू छे, अरे हिंदबाद चालू छे भाई चालू छे, हमरी लड़ाई चालू छे, चालू छे, लंबी लड़ाई चले भैया, लंबी लड़ाई चले లైసెన్స్ గోండాల అక్కడ వ్యవహరిస్తూ వారి ఇళ్లను అన్యాయంగా కూల్చివేస్తూ అక్కడి నుంచి వాళ్ళని తొలగిస్తున్నారు. ఆ తొలగించడమే కాకుండా వారిని ఎటువంటి ఉపాధి లేని దూర ప్రాంతాలకి తరలిస్తున్నారు. విశాఖపట్నం మురికివాడలో నివసిస్తున్న ప్రజలకి అక్కడ అంటే సొంత ఇళ్ళు అంటే ఏమీ లేవు. ఆ నివసిస్తున్న ఇళ్ళ కూడా అవసరాలంటే ఆ ప్రజలకు లేవు. ये विशाखापट्टनम के जो स्लम एरियाज है वहां पर इनको कोई चीज नहीं है, सहूलत नहीं है, और ना इनको इलेक्ट्रिक है, ना नल है, ना मोरिया वगैरह है, ना ड्रेनेज है, कुछ ये चीजें इन लोगों భూముల్లో తుప్పలు అక్కడ ఉన్న మురికి గడ్డను అన్నింటినీ కప్పుకొని వాళ్ళు ఉండడానికి అనుభవం చేసుకున్న ఇంటిని అక్కడ ప్రభుత్వం ఒక లైసెన్స్
అన్యాయంగా కూల్చివేసి అక్కడ ఉంటున్న వారిని ఎటువంటి ఉపాధి లేని దూర ప్రాంతాలకు అక్కడ వాళ్ళని విడిచిపెడుతున్నారు. क्योंकि अक्सर सलम एरिया लोग भी देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, कीचड़ पानी, क्योंकि सलम एरिया जब बसता है वहां पर वो लोग सब लेवल के यानी सब शाबाद फ्लोरिंग वगैरह वगैरह सब गवर्नमेंट को वो जमीन की जो है जरूरत पड़ जाती है। मगर आजकल ये बिल्डर्स एक आध लीडर को पकड़ लेके जो है ये जमीन फलाने ली उसकी है बोल के उसके ऊपर कुछ भी एक केस डाल देते, एमआरओ है, कलेक्टर वगैरह बोले ये इन लोगों को दो, तो वैसा नहीं वहां पर होता है। మున్సిపల్ అధికారులకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ భూమిపై భూ కబ్జాదారులు వేసిన ప్రైవేట్ కేసులకు పరిష్కారం చేయకపోగా అక్కడ భూ కబ్జాదారు నుంచి తీసుకొని అధికారులు అక్కడున్న ప్రజల్ని ఖాళీ చేస్తున్న పరిస్థితి మురికి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉంది. ये जो बल्दिया जो होती है MCH, ये लोग जो दूसरों से जो रुश्वत वगैरह लेकर वो लोगों को हटाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसके कुछ करना चाहिए। సంక్షేమ సంఘం సంక్షేమ సంఘం. मेरा नाम मोहम्मद हम लोग दिल्ली आश्रय पटरी पर जो समस्या होती है हमसे मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पटरी है क्या क्या जुल्म रोते रोते बेघर जब सोते हैं पटरी पर क्या क्या होते हैं रोते रोते बेघर पर सोते हैं के सीने में कितने होते हैं रोते रोते पटरी पर सोते हैं है पटरी पर क्या होते हैं रोते रोते पटरी पर सोते हैं रोते रोते बेघर जब सोते हैं भूखे पेट पर जब धुआं खाते भूखे पेट पटरी जब धुआं खाते हैं लोग पटरी पर हम खाते हैं कई लोग हमको हो जाते हैं क्या जुल्म देखो इस होते हैं रोते रोते बेघर जब सोते हैं पटरी है क्या क्या जुल्म होते हैं रोते जब पटरी पर सोते हैं रोते रोते बेघर जब पटरी सोते हैं नहीं है। और यौन शोषण आदि झुग्गियों से जो लोग बेघर हो रहे हैं, झुग्गियां टूट रही हैं, बहुत तेजी से टूट रही हैं। जैसे यमुना पुस्ता का उदाहरण लिया जा सकता है। 25,000 लोग यहाँ से बेघर हो गए हैं, तो ये लोग 6,000 लोगों को घर मिला है, बाकी 19,000 लोग हैं। इस तरह का जो डाटा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? लाल खेत का उदाहरण ले सकते हैं हम। ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं,
बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एमसीडी, प्रशासन, डीडीए, पुलिस, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सभी लोग अपने कान में तेल डाल करके सोए पड़े हुए हैं। अगला है, जेल में अनावश्यक तरीके से लोग भेज दिए जाते हैं, जिसमें सेवा कुटीर का नाम ले सकते हैं। पुलिस लोगों को सड़कों पर से उठा करके ले जा करके जेल में बंद कर देती है, निराधार अनावश्यक तरीके से। इसके बाद रोजगार को आवास से जोड़ना है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अभी सुलझा गया है। उसमें लोगों को 5 साल की लाइसेंस पे लोगों को जमीन दी गई है, और ये भी हो रहा है साथ जो पहले उजाड़े गए थे लोग 62 से आज तक उनको देने के बावजूद उनसे टैक्स लिया जा रहा है। एक तरह से इसको हम पूरा आगे पॉलिसी लेवल पर उठाने की जरूरत समझ रहे हैं कि लोगों को मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि आज 99 साल वालों से भी मांग रहे हैं और आज के लोगों को भी उजाड़ा जा रहा है, उन्हें 10 साल 5 और 7 साल के लिए की भावना लोगों के बीच में कि आगे उजड़े फिर उजाड़ा जाए। तो उस तरह की स्थिति में सरकार क्या करे? सरकार के आगे हम लोग कोशिश करेंगे पूरा एक नियम की कम से कम ये हम लोगों को पट्टा पूरा मालिकाना हक दिया जाए। में कुछ रणनीतियों पे चर्चा हुआ है, कुछ उनके तौर तरीकों पे कैसे काम कर रहे हैं, क्या तरीका है काम करने का। जैसे बेघर लोगों के लिए वोटिंग का अधिकार हो, बेघर लोगों के लिए वोटिंग का अधिकार किया गया है। करीब 50 साल के बाद 1947 के बाद पहली बार लोगों ने वोट दिया है। इस बार जो पिछली लोकसभा का चुनाव है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस शहर के अंदर, जिनकी कोई पहचान, तो ये एक रणनीति भी होनी चाहिए कि और सारे वोट देने का अधिकार हो। ये पूरे भारत देश में हो, पूरे दिल्ली में वोट देने का अधिकार हो। पंचायतों के माध्यम से बेघरों को एक रणनीति का पार्ट हो कि हर जगह बेघरों को पंचायत किया, लोग पंचायतें करते हैं बेघर लोगों को, हर महीने में इनको जोड़ जगहों से अलग अलग पटरियों से बुला करके इस अनऑर्गेनाइज्ड लोगों को उनको एक जगह जोड़ते हैं और जोड़ करके जागरूक पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं। ये है कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रांगली खड़े हुए हैं कि अब हम सरकार से लड़ने के लिए पार्लियामेंट तक जाने के लिए तैयार। इस तरह से ये जागरूकता देने की जरूरत है, जो कि हमारी रणनीति का भी पार्ट होता है। तीसरी, उजाड़ी गई बस्तियां जैसे पुस्ता प्रदर्शन किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, राजनेताओं वो, लेकिन अभी तक ये सिर्फ मिला गया कि प्रक्रिया जारी थी। पूरे स्थानीय सरकार सोचा है जहां उसको देना पड़ेगा, सरकार को देने पड़ेगा। अभी सोच रहा है जो हम लोग को देगा, ज्यादा नहीं दे सकता है। The demand is concerned, slum improvement has to be attempted comprehensive manner, not in an isolated manner. We need a comprehensive program for slum improvement. Second thing itself, after the fire, immediately government should give a fire certificate and necessary compensation regarding that the food, money, other compensation also should be given. Third thing, in the master plan, Chennai master plan, 25% of the residential land where they have given land now, that should be allocated to the slum dwellers. That is also another 25% of the master plan that they have given. Ensure there is also government of Tamil Nadu and the slum clearance board, they construct more than 70,000 tenements under the name of resettlement. That almost all resettlement is more than 25 years old. Now is everything in a dilapidated condition. We want proper maintenance of slum clearance board tenements. Another thing is that GO gives the state government to acquire the land. Government of Tamil Nadu should acquire the private land and they should resettle and they should proper maintenance of the private land also should be given. The incident of the fire, the major aspect is the slum. Every day there is a fire in a slum. It is a way of eviction. Our Chennai Slum Dwellers Rights Movement, the demand itself, we should thoroughly investigate a slum fire. Whoever may be the culprit, that should be booked under the necessary act. Another thing, all that is slum dwelling areas, that is the slum settlements, government should provide a basic amenities including drinking water, sanitation, electricity, road and other facilities. We need a proper crush facilities in the settlement area. We need school facilities in the some settlement area. These are all demand. Thank you.
जो षणमुगम साहब ने कहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। षणमुगम साहब ने अपन लोगों का जो राष्ट्रीय आवास अधिकार मंच है उसमें शुरू से ही बहुत एक्टिव रोल रहा है चेन्नई के पूरे ग्रुप का। और यहाँ तक जो राष्ट्रीय आवास अधिकार मंच आ पाया है उसमें चेन्नई के साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज अपन जहाँ बैठे हैं इस वक्त हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने योगदान दिए और चेन्नई ने बहुत विशेष योगदान। षणमुगम साहब ने चेन्नई के बारे में जो कहा वो ये है कि बेघर करने का काम चल रहा है, लोगों को 25 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है और के मकान देते हैं परंतु लोगों की जिंदगी रोजी कमाने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो मकान देते हैं वो भी बड़े छोटे से हैं जिसमें इंसानों को रहने लायक या नहीं है। इसके अलावा जो बस्ती खाली करने का एक नया तरीका चेन्नई जाता है जो कि दूसरों शहरों में भी धीरे धीरे हो रहा है। वो ये है कि बस्ती खाली कराना है, कठिन हो रहा है खाली कराना, ये लोग खाली कराने नहीं दे रहे तो धीरे से आग लगा जो बस्ती को वो लोग खाली कराना चाहते हैं वहाँ आग जरूर लगे। तो आग जहाँ लग रही है वहां पर आग कैसे लगी उन लोगों ने लगाई और उसको फिर कानून में बुक करके उसको सजा मिले, ये होना चाहिए। जो लोग स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने जो मकान 25 साल पहले बनाए थे वो आजकल पूरी टूटे फूटे की हालत में, तो उसका पूरा ठीक ठाक करके देना चाहिए। इसके अलावा आवास के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाया जाए। मास्टर प्लान जो शहर विकास योजना बनती है उसमें 25% आवासीय एरिया जो है वो गरीबों को दिया जाए। क्या सर प्रोफेसर कैन वी डू इट 30% सो दैट वी हैव इक्वल वी एवरीवेयर। मैंने षणमुगम साहब को बोला कि अपन 30% करते हैं ताकि एक ही मांग रहे पूरे, तो सब जगह हम 30% मांगे पूरे शहरों में, हर शहरों में 30%। और शहर के अंदर ही गरीबों को रहने की व्यवस्था दी जाए और जो घर बनाए वो घर जो है वो आग से बचे, ऐसे फायर प्रूफ हो, यानी आग से सुरक्षा रहे घर को, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को पीने का पानी, शौचालय जैसी गरीब साथी को घर के पास शौचालय और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो चेन्नई के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ताली बजा के चेन्नई के साथी को स्वागत करें। कलकत्ता के साथी 5 से 7 मिनट है ना, कल से टाइम एक्शन एड के आश्रय अधिकार अभियान की तरफ से मैं आपके सामने अपनी बातें प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां तक प्रॉब्लम की बात है, हमने जो शहर की समस्याओं को जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें एक तो ये है कि सिटी ब्यूटिफिकेशन, शहर के सुंदरीकरण के नाम पे भारत के दूसरे शहरों की तरह कलकत्ता में भी गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जहां एक बहुत बड़ी आबादी जो झोपड़ी बना के रह रही है, उस झोपड़ी के निर्माण कार्य में सरकार से या किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से किसी तरह के सहायता लिए बिना सिर्फ अपने पैसे से इन्होंने जो एक निर्माण किया उसको बड़े ही क्रूरतापूर्ण ढंग से तोड़ा जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहां से आ रहा हूं कलकत्ता, वहां पिछले 27 साल से वाम मोर्चे की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में। ये एक बड़े ही बहुत ही दुखद बात है कि ये पार्टियां जहां दूसरे शहरों में कहीं एविक्शन होता है या कहीं लोगों को उजाड़ा जाता है तो ये सबसे अग्रणी भूमिका लेते हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में इनका किसी तरह का कोई पुनर्वास कार्यक्रम किए बिना ये वहां पे शहरों को उजाड़ रहे हैं, झोपड़ियों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और उसमें जो है किसी तरह का
पुनर्वास कार्य उनका कोई नीति नहीं है और बदले में 2000 रुपया केवल दिया जा रहा है। तो हमारा ये सोच है कि राजनीतिक पार्टियां वो किसी भी रंग की हो, लाल हो, काला हो, हरा हो, गेरुआ हो, किसी भी रंग की क्यों ना हो, यदि वो सत्ता में है तो वो केवल शासक दल होते हैं और उनका काम होता है शासन करना, और उसके लिए वो गरीबों को उजाड़े या उजाड़ने में कोई किसी से कम नहीं होता है। ये हमारा अपना एक धारणा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। हम चूंकि बेघर लोगों के बीच काम करते हैं, वहां पे एक 60,000 के करीब लोग कलकत्ता के विभिन्न सड़कों पे प्लास्टिक सीट के नीचे या खुले आकाश के नीचे वो रहते हैं और उनके पास न वोटर कार्ड है, न राशन कार्ड है, न किसी तरह की कोई सुविधा उन्हें मिलती है। हमारा एक जो सबसे बड़ा तथ्य ये रहा कि ये गरीब लोग महीने में 700-800 रुपए कमाते हैं। यदि उनके यहाँ 5 लोगों का परिवार रहता है तो केवल शौचालय के लिए, केवल सैनिटेशन पर्पज पे उन्हें 350 से 400 रुपए महीने खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे महिलाओं के लिए 50 पैसे में पेशाब करने की सुविधा मिलती है सुलभ में, और 1 रुपया जो है लैट्रिन के लिए उनको देना पड़ता है। तो आप अंदाज लगा लें, एक महिला यदि दिन में 3 बार 4 बार भी यदि वो पेशाब के लिए जाती है और 1 बार लैट्रिन के लिए जाती है तो उसका 3 से 4 रुपया केवल खर्च होता है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने में आता है, लैंगिक विषमता की बात आती है कि पुरुषों के लिए जो पेशाब उसी सुलभ में पुरुषों के लिए तो मुफ्त होता है, क्योंकि उसको ये सुविधा नहीं देंगे तो वो कहीं भी रास्ते को गंदा कर सकता है। लेकिन महिलाएं चूंकि लज्जा के कारण, शर्म के कारण वो रास्ते पे इस तरह का कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उनसे 50 पैसा उनके मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। और जो हमने देखा है कि इस पूरे इसमें पॉलिटिकल विल की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात जहां तक है, हम सभी जानते हैं कि वो किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो केवल शासक होते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है या उनके पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा कारण हमें समझ में ये आया कि इनके पास चूंकि वोटर कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। कलकत्ता जैसे शहर में यदि 60,000 और स्लम ड्वेलर्स को यदि हम मिला लें, जो झोपड़ी वाले हैं उन सबको मिला लें तो 1 लाख से अधिक लोगों की आबादी है, उसमें 60% यदि वोटर है तो 60,000 के करीब वोटर होंगे और ये 60,000 हमारा एक मजबूत वोट बैंक हो सकता है यदि हम इनका नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकें। तो इसके लिए हमारा जो प्रयास हम कर रहे हैं और अभी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में वोटर लिस्ट में नया नाम जो है डाला जा रहा है, तो हम इनको एक बड़ा राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। इनका नाम हम वोटर लिस्ट में डलवाने का एक बड़ा काम हमारा चल रहा है वहां पे, और आशा करते हैं कि इस साल हम लोग 5,000 के लगभग लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डलवा पाएंगे। अच्छा, इसे वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के से जो सबसे बड़ी फायदा ये है कि हम लास्ट ईयर गए थे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास और उनसे हमने कहा था कि भाई बीपीएल कार्ड इनको दे दो। अब वास्तविक गरीब यही है, हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो जिनकी राजनीतिक पहुंच है, मध्यम वर्ग के हैं, उनको बीपीएल कार्ड मिल जाता है और जो वास्तविक बीपीएल है उस तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती है। तो हम जब कहे थे तो उस समय कहे कि हम इन्हें राशन कार्ड भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए एड्रेस प्रूफ सबसे बड़ी जरूरत है। स्थायी तौर पे वो रहते हैं, इस तरह का कोई प्रमाण होना चाहिए। तो वोटर कार्ड होने से एक प्रमाण उनके हाथ में मिलेगा कि वो यहाँ पे स्थायी तौर पे बसवास करते हैं, जिसके कारण उनको बीपीएल कार्ड मिलने में सुविधा होगी और ये अपने कमाई के बैंकों में ये अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि बिना वोटर कार्ड राशन कार्ड के अकाउंट्स नहीं खुल सकते। तो इससे जो है इनको काफी ज्यादा सहूलियतें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी सहूलियतें मिल सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनको सहूलियतें मिलेंगी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी हम चूंकि बेघरों का लेकर काम करते हैं, जो फुट में रहते हैं, तो ये बेघर लोग जो है इनके लिए सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग हर शुक्रवार को सारी रात कलकत्ता के गलियों में इनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, सारी रात तक हम घूमते रहते हैं। तो अभी 15 दिन पहले मैं घूम रहा था तो वहाँ एक 18 साल की लड़की, वो बातें हो रही थी, तो हमने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, तुम कैसे अपने को सिक्योर करती हो। तो बता रही थी कि 3-4 दिन पहले हमारी तरह देखने में कोई एक आदमी आके और उसके सर के पास बैठ गया और उस धीरे धीरे शराब पिए हुए था और उसके साड़ी को धर के खींचने लगा। तो इस तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स, और उठा के ले जाना लड़कियों को, औरतों को, ये सारी चीजें जो है वहां पे ये चलती रहती हैं। तो
ये जो हम इनका यदि आश्रय, इनके लिए नाइट शेल्टर की कोई व्यवस्था की जा सके तो जिससे ये उससे कम औरतें और विशेष करके औरतें और बच्चे इनको इस ये जो यौन शोषण और दूसरे तरह के अत्याचारों से उनको बचाया जा सकता है। और फूड सिक्योरिटी की बात मैंने कहा कि इनके पास कोई ये नहीं है, रात के 12 बजे पुलिस वाले आते हैं इनको हटाने, ये खाना खाते रहते हैं, इनके खाने को फेंक दिया जाता है। और इनके यहाँ जो मानव अधिकार की जो हम बातें करते हैं, मानव अधिकार का जो उल्लंघन है ये एक बहुत ही सहज वहां पे तौर पे होता रहता है। और एक हमारा जो इस पूरे इसमें ये रहा है कि हम यहाँ जो आते हैं लोग, उनके लिए गांव से आते हैं, वहां पे रोजगार का कोई साधन नहीं है, रोजमर्रा की चीजें, स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग शहरों पे आते हैं। यदि इसको कम करना है तो इसका एक सहज उपाय ये होगा कि ग्रामों का सशक्तिकरण करना बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं हो पाता तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, लोकल, और हम इस पे जो है लोकल यूथ क्लब जो है उनके साथ हम बात करें और उनके जो क्लब्स हैं उनको हम नाइट शेल्टर के तौर पे व्यवहार कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस जो मिडिल क्लास पीपुल्स हैं शहरों में, वो जो बेघर लोग और झुग्गी झोपड़ियों वालों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, इनके साथ हमारा एक ताल्लुकात बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये भी उनको ये बताना है कि ये भी इंसान है और इनके साथ हम एक लंबी लड़ाई लड़ सके, वो हमारे लड़ाई में शामिल हो सके। और एक जो सबसे बड़ी चीज हम देखने में आए, हम झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं, बेघर लोगों की बात कर रहे हैं। शहरों में एक बहुत बड़ी आबादी किराएदारों की है। जो मेरा ये गुजारिश है इस सभा से कि किराएदारों के ऊपर भी देखा गया है वो बड़े असुरक्षा की स्थिति में होते हैं। मुकदमा जब कोर्ट में दायर होता है तो मकान मालिक पैसा देके और कई तरह के गाफिलती करने के बाद और वो किसी तरह एक्सपर्टी डिग्री लेके उनको निकाल फेंक देता है, वो आदमी फिर बेघर हो जाता है। तो हमें किराएदारों के किराएदारी की सुरक्षा की बात भी सोचना है। हाल में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं किराएदारी कानून में, वो पूरे के पूरे मकान मालिक के पक्ष में है। और जो इस रणनीति की बात है, हमने कहा है कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, जहां पे लोगों के ऐसी जगह पे रिहेबिलिटेशन पुनर्वास हो जहां पे उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, वो खुद जो है अपने इस पे नजर रख सके और गांव के विकास की जो और विवेककारी जो शक्तियां हैं उनसे हम दूर रख सके। जैसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे गरीब लोगों को वो भी विभाजित न कर सके। और हमारा जो ये है कि सपोर्ट नेशनल लेवल पे क्या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है, उसमें ये है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम आपस में कर सकते हैं। नेशनल लेवल मैपिंग हो इस पूरे बेघर लोगों का, जहां किस प्रदेश से कितने लोग किस शहर में आए हैं, उसका प्रतिशत क्या है, किन प्रदेशों से ज्यादा एक माइग्रेशन हो रहा है, कहां से कम हो रहा है, इससे जो राष्ट्रीय स्तर पे एक पॉलिसी तैयार हो सके जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन को बंद करने या रोकने की बातें करें। यदि वो लोग स्वेच्छा से न जाएं, यदि जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यदि सुविधा उनको इतनी मिल सके कि वो अपने केवल रोजी रोटी के लिए उनको न जाना पड़े और मास मीडिया एडवोकेसी सभी स्टेट में हो सके। समय अभाव है और राजू मेरे ख्याल से काफी नाराज है। बात है थोड़ा अपने को अंग्रेजी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि वाइजैक के भी ग्रुप है जो हिंदी नहीं चाहते, तमिलनाडु के भी ग्रुप है, तो हिंदी भी बोलेंगे तो अंग्रेजी भी बोलेंगे। और जो अंग्रेजी के जानने वाले साथी हैं वो सिर्फ तमिलनाडु जानने वाले लोगों के बीच में बैठे और ट्रांसलेट करते रहे। वाइजैक में भी, वाइजैक के कहा है साथी, कहाँ बैठे? वाइजैक है ना, तो ध्यान रखिए जो वाइजैक प्रदेश के जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको आप ट्रांसलेट करते रहिएगा, है ना। 50% झोपड़पट्टी वासी जो हैं वो स्लम ड्वेलर्स और पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है और समस्याएं उससे भी बड़ी और जटिल हैं। तो अभी कुछ समस्याएं जो मैं आपके सामने रखती हूँ, और क्योंकि राजीव ने बताया कि 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना है, तो एक तो पहली समस्या जो है कि मुंबई में आके बसने के लिए उन्होंने जो है वो 1,95 की कर दी है। अब जो भी उसके बाद है वो गैर कानूनी तौर पे आ रहा है। अब ये तो भारत एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक स्टेट कंट्री है, वो तो कहीं भी आने जाने का हक है, और जहां हमारे रोजगार की बात आती है तो हम कहीं जा सकते हैं।
बम्बई जैसे शहर में जिसको कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है, वहां तो लोग बिल्कुल आएंगे नौकरी और रोजगार के लिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 95 के बाद भी जो लोग आए उनको एक मिले। इसके अलावा 2001 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जिसके अंतर्गत जो भी स्लम ड्वेलर्स 1995 के बाद आते हैं उनको क्रिमिनल घोषित किया जाता है, उनका क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है और उनके जब घर तोड़े जाते हैं तो घर तोड़ने पे जो खर्च आता है उसकी वसूली भी वो उन्हीं लोगों के माल जो भी सामान होता है उनको बेच के करते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा अभी सामने आया है कि कुछ 10 रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स जो बम्बई के हैं उन्होंने एक PIL दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है एंक्रोचमेंट लोगों को वोटिंग का राइट्स ही ना हो, उनको वोट देने का अधिकार ही ना हो। अब ये बहुत ही थ्रेटनिंग बात है। इस तरह के और भी स्लम ड्वेलर्स के साथ आ सकती है। और दूसरा मुद्दा है कि एविक्शन और डिमोलिशन तो कांस्टेंट थ्रेट बने रहते हैं, वो कभी भी किसी को भी उखाड़ के कहीं भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और रिहैबिलिटेशन जो होता है उसका वही तरीका है कि रिहैबिलिटेशन कहीं भी दूर कर देते हैं तो उनकी रोजगार की समस्या बढ़ जाती है। प्लस जहाँ रिहैबिलिटेशन होता है वहां पे समस्या और भी जटिल होती है। एक बार तो इतनी दूर होती है कि उनका आने जाने का बहुत ही तकलीफ की बात होती है। दूसरा ये कि वहाँ जो समस्याएं होती है वो इस तरह की कि वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ जो मूलभूत समस्याएं होनी चाहिए या जिसको हम बेसिक अम्यूनिटीज बोलते हैं वही वहाँ पे नहीं मुहैया कराई गई है। अब बम्बई या महाराष्ट्र स्टेट में SRA रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वसन के लिए SRA नाम की एक स्कीम है जिसके अंदर बहुत गड़बड़ होती है। हालांकि बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट ने तो कहा था कि वो फ्री हाउसिंग देंगे स्लम और पेवमेंट ड्वेलर्स को, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वहां उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशंस किए, लेकिन वो मॉडिफिकेशंस करने के बाद भी उसमें इतने कमियां हैं कि लोगों का शोषण बुरी तरह हो रहा है। बस्ती में रहने वाले लोग जो 400, 500, 1000, 1200 कमाते हैं उनको बिल्डिंगों में शिफ्ट कर रहे हैं और वो बिल्डिंग में उनको लिफ्ट वाली बिल्डिंग है, 7 माले की बिल्डिंग है और उनमें लिफ्ट का मेंटेनेंस और बाकी सब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उनकी पहुंच से बाहर की बात हो जाती है। तो समस्याएं बहुत ज्यादा है और हम सबको साथ आके काम करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने कुछ 5 मुद्दे चुने हैं जिनको लेके हम आगे चलना चाहते हैं और हम सभी बम्बई के संस्था, झोपड़पट्टी में काम करने वाले संस्था इकट्ठा आने चाहते हैं। वो 5 है। एक तो घर का मूलभूत हक होना चाहिए। दूसरा है कि ये कट ऑफ डेट 95 की है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। SRA स्कीम में बदलाव लाने चाहिए। और 5वां है कि जमीन का हक जो है वो स्लम ड्वेलर्स को मिलना चाहिए, या सोसाइटी को मिले या एक ग्रुप को मिले, इंडिविजुअल को ना मिले, किसी एक आदमी को ना मिले, किसी ग्रुप, किसी हाउसिंग सोसाइटी को मिले। तो ये 5 मांगे हमने सामने रखी है। बहुत जरूरत है कि हम अलग अलग शहरों में हमारे जो भी स्ट्रगल्स, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उनके बारे में हम एक दूसरे को जानकारी दे दें ताकि हम एक दूसरे से सीख सके। तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की बहुत जरूरत है और हम लोग को डिमांड करना चाहिए कि एक नेशनल लेवल स्टेट स्लम पॉलिसी तो बनाई है लेकिन उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। तो हमको सभी राज्यों में एक स्लम पॉलिसी होनी चाहिए और उसका बजटरी एलोकेशन कम से कम 30% ऑफ द बजट होना चाहिए। और नेशनल पॉलिसी में भी के बारे में भी हम जोर शोर से बातें करें। थैंक यू। Charged for 3 years is the offense for which he vote banks. Now this is
A democratic country, one cannot just take away anybody's voting rights. डेवलपमेंट से आए हैं, तैयार से जो हो पाया हम लोग किए। ये जो हुआ ये तो बहुत ही शर्मनाक बात थी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ी में पूरा जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के हुकूमत है वहाँ पर, जबकि उन लोगों का भी एजेंडा में है कि झोपड़पट्टी वासियों को उस वक्त तक लाया जाए जब तक उनको रहने का इंतजाम न कर दिया जाए। ऐसा एजेंडा में होने के बाद भी बात होता है तो बहुत शर्मनाक बात है। एहसान तेरा होगा हम पर, हक हमको अगर तुम दिलवा दो, एहसान तेरा होगा हम पर। तुमने मुझ में हिम्मत जगाया, तुमने मुझ में हिम्मत जगाया, लड़ने को लड़ लेंगे हम, लड़ने को लड़ने। सेम थे, मतलब बिल्कुल सामान्य थे। तो प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजीज और ज्यादा जहाँ तक दूसरे संस्थाओं से मदद की जरूरत है वो, और जो एक दूसरे की मदद है सबके लगभग सेम है, किसी में कोई फर्क नहीं है। सब चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ चैरिटी में काम करें, सब अपना एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट के ऊपर प्रेजेंटेशंस में सब के यही लिखे हुए थे, नॉलेज बेस्ड सपोर्ट, मतलब इंफॉर्मेटिव सपोर्ट उनको चाहिए, जो विभिन्न कानूनों, प्लान्स, पॉलिसी, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में सबको एक दूसरे को बताया जाए और सब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगी जाए। लोकल स्ट्रैटेजीज के अंदर भी सारे प्रेजेंटेशंस में ब्रॉडली जो आया वो ये है कि रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन सरकारी दफ्तर सामने। विशाखापट्टनम से जो है उन्होंने एक और जो लोकल स्ट्रैटेजी के अंदर लिखा है कि वो सिविल केसेस करने के लिए कोर्ट में पिटिशंस डालने के लिए, ये एक उनका एक जी था। अहमदाबाद के साथी लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इकट्ठे वो लोग काम करते हैं और धरना प्रदर्शन। जॉइंट एक्शन प्रोग्राम के तहत कुछ प्रेजेंटेशंस में जो मुख्य बातें आई हुई है वो मैं बता देती हूँ। वो है हैदराबाद से ये बोला है कि ये जो जॉइंट एक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स मूवमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को भी और जोड़ना चाहिए, और औरतों और बच्चों के हक को जरूर देखना चाहिए जब हाउसिंग बात आती है, हाउसिंग राइट्स की बात आती है। बिल्कुल नजरअंदाज ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा इस फोरम में। वो ये है कि लैंड रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जब तक बहुत बड़े लोगों के पास बड़ी जमीनें रही और छोटे लोगों के पास कोई जमीन नहीं रहेगी, तब हम हाउसिंग राइट्स के ऊपर कोई काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बिहार के प्रेजेंटेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ को पास करने की बात है, और लखनऊ में ये एक और बात आई है कि जॉइंट वहाँ जाके मेमोरेंडम जो हम लोगों ने इस इंडिया हैबिटेट कैंपेन 2004 के नाम से मेमोरेंडम जो बनाया है उसको प्रेजेंट किया, पर एबी वर्धन जो कि दिल्ली के बाहर थे तो कॉमरेड डी राजा वहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों के डेलीगेशन ने काफ़ी दबाव डाला सीपीआई के दफ्तर में और उनसे मुलाकात करने की डिमांड की, तो डी राजा उनसे मुलाकात की और जो मुख्य उन्होंने बात बोली ये बोला था कि क्योंकि सीपीआई जो है वो गरीबों
पार्टी है, क्योंकि वो गरीबों के हित के लिए काम करती है। इसीलिए जो हमारा कैंपेन जो है वो भी गरीबों के आवाज के ऊपर काम कर रहा है। तो हमारा कैंपेन सीपीआई का कैंपेन हो सकता है। और उन्होंने जो दूसरी बात की कि हम लोग केंद्र सरकार को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, पर जहाँ तक ऐसे हकों की बात है, वो कोई भी सरकार हो, वो हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये लड़के ही हासिल होती है। ये हक हमारे को ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। तो हमारा जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगा और वो कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ खड़ा होकर एक आवाज में अपने हकों के लिए लड़ेगा। People from Hyderabad, Mumbai, Kolkata, Delhi, Jaipur, Raipur, Indore, Patna, Lucknow and Visakhapatnam. पहला और आखिरी की बात नहीं, सब आपस में तय करके दीजिए। इस प्रकार बंद हो तमाम हमने ठेका लिया है। मान बिगाड़ा ईमान बिगाड़ा, मान बिगाड़ा ईमान बिगाड़ा, मर्दों को इसने और बिगाड़ा, मर्दों को इसने और बिगाड़ा। अब भागेंगे सब बेईमान, हमने ठेका लिया है। सब बेईमान हमने ठेका लिया है। आप लोग समझ गए? हम लोग सब लोग हम सब लोग मिलके कैसा काम कर सकते हैं, कैसा काम को आगे बढ़ाएं, ये बात हो रही है। और दूसरा बात ये है कि हाउसिंग राइट्स के लिए आवाज करने के लिए, और हम इसके लिए सबको कैसा मिलाएंगे, कैसा आगे बढ़ाएंगे। इसकी वजह से डिस्कस करना है। कौन सा लेवल से कैसा काम करेंगे, ये हम कैसा अपना अपना हम कैसा दुरुस्त डालेंगे। फुटपाथ वालों के लिए जैसे उनको राशन कार्ड दिलवाना है, बीपीएल कार्ड दिलवाना है। हमने करीब 1,500 लोगों की वोटर लिस्ट में भी नाम डलवाए हैं। कमिश्नर तक से फाइटिंग की है, उसके बाद वोटर लिस्ट में भी उनके नाम आए हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इनके राशन कार्ड बने,
अगर राशन कार्ड नहीं बने तो कम से कम फूड कार्ड बने महाराष्ट्र के पैटर्न पे, जिससे कि ये सस्ता अनाज खरीद सके। उसके लिए फूड कमिश्नर और ये क्या कहते हैं ना अपने फूड सेक्रेटरी। एक मिनट, हाँ, एजेंडा में क्या लिखा है, किस पे बातचीत होगी? स्ट्रेटेजी बनानी है हमको। देखिए, प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, प्रॉब्लम तो बहुत बात करी है। वस्तु को लेकर के ये मसला तैयार किया है, ये समस्याओं के ऊपर उन्होंने इस तरह ठोस उन्होंने निकाली है और ये आपको सूचना हम दे रहे हैं कि ताकि इस पर भी जागरूक आप रहें, सजग रहें। जब भी कभी दिल्ली में आपकी आवश्यकता पड़े हम आपको बुलाएंगे तो आप तत्काल आने की बंदोबस्त करेंगे। यानी कि एक तो ये स्थापित करना है। दूसरा उसी तरह भी लखनऊ वाले बताएं कि 4 घंटा बाकी आप लोग सामान हटाइए और वहाँ जोगी खाली कर दीजिए, हम बोल्डर चलाएंगे। उस स्थिति में जो समस्या पैदा होती है उसकी निगरानी के लिए शायद हम लोगों को जैसे कुछ आपस की टीम भी तैयारी करना चाहिए 4-5 लोगों की, कि जो प्लानिंग के ऊपर हमेशा निगरानी रखें कि दिल्ली के लेवल पे अगर लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कम से कम 10-10 लोग एरिया से ही पहुंचे तो 100 लोगों का एक जुट वहाँ पर पहुंचेगा। उस दबाव से बहुत फर्क पड़ता है, एक रोकने के उसमें यहाँ तक है कि जब इस तरह की स्थिति आती है जहाँ पर बिल्कुल तोड़ने के लिए आ ही गए हैं तो हाँ, तो मतलब ऐसे लोगों का साथ हो ताकि एक अगर सबको पता चले लोग वहाँ पर इकट्ठे हों इस चीज को करने के लिए। तो कौन सा काम कर रहे हैं उस काम के बारे में, प्लस हमारे ऊपर कौन से आसन खतरे मंडरा रहे हैं या कौन सी संभावित खतरे हैं, इसके बारे में जो ये 3-4 जोन है, जो 3-4 लोग हों, इनके बारे में संचार व्यवस्था, आपस का जो आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन करने का है, ये बहुत स्ट्रांग किया जाए। इस यही कहना चाह रहे थे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, ये पूरा सेंटेंस। और आगे आप या लखनऊ किस तरह से मदद ये इस प्रश्न को मस्तिष्क में लाने से पहले हमेशा कल जो 5 प्रश्न हमने किया था ना कि क्या क्या समस्याएं हैं, उसमें कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, इसको जीवन में रखना बहुत जरूरी है। उसको रख करके देखेंगे, क्योंकि आपकी समस्या थोड़ा बहुत हमारे समस्या से डिफरेंट होती है ना, आपकी समस्या थोड़ा बहुत इनके समस्या से डिफरेंट होती है, तो उसको अपने जीवन में रख करके अपना जो स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसको फिर आगे प्लान करेंगे। और फिर कि उनकी प्लानिंग क्या है अंदर से, तो उसको लेते हुए फिर हम उसके साथ कर सकते हैं। केवल देखिए यही बात करें, बताते भी नहीं है, मतलब 4 घंटे का समय देंगे तो उस समय में ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसको सबका पता हो कि कौन कहाँ से मदद हो सकती है। और उस समय में भले हमें 1 हफ्ता पहले पता चले या 4 घंटे पहले पता, लेकिन वो ग्रुप इतना सक्षम होना चाहिए क्षेत्र के स्तर पर, वो सबको ये बात बताया हर जगह से मदद हो। अगर लखनऊ से साथी नहीं भी आ सकते हैं तो लिख कर, फैक्स कर या किसी भी तरह से मदद अपनी पहुँचा सकते। कम से कम दिल्ली के स्तर पे लोग पहुंचे ना, कम से कम वहाँ पर। अब जैसे भी कुछ जैसे कि हम लोग लखनऊ में हैं और अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं, सब वाला जो मुद्दा है सरकार ने कैसे एक्ट किया जाए और अगर स्लम तोड़ा जा रहा है तो सरकार के सामने कैसे हम इस चीज़ को रख सकें और किस तरीके से उसको उठा सकें। और क्योंकि हम लोग लखनऊ के अंदर तो जब सरकार का खुलेआम कहना है कि स्लम ही नहीं है, तो अगर हम उनके सामने रखेंगे तो कहेंगे कि ये बात ही गलत आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे हम उनके सामने रख सकें, इस चीज़ बात सबसे ज़्यादा देखने वाली है यूपी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसी कैसे के लिए हम लोग बैठे जा रहा है और इसको हमको सरकार के सामने रखना है। तो दिल्ली में जो लोग ये पहले से ही काम कर रहे हैं या कुछ हद तक के लोग कर चुके हैं, गवर्नमेंट के सामने इस चीज़ को पेश कर चुके हैं, वही चीज़ क्या क्राइटेरिया था, कैसे था, तो कुछ लोग दिल्ली से लखनऊ जो आ सकें या हम लोग का वहाँ सहयोग कर सकें, एक ग्रुप मीटिंग कर सकें, वहाँ पर लोगों के जो जितनी संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं उनके बीच में बैठ के एक दिन की मीटिंग या बता सकें कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये हो सकता है, तो वो चीज़ हम लोग को बहुत फायदेमंद रहेगी। क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में मालूम नहीं है कैसे क्या करना है वहाँ पर। தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் தனித்தனியா எனக்கு அவனை குறை சொல்லி அவன் என்னைய குறை சொல்றான். ஆனா எல்லா பேருமே அந்த பிரச்சனை இருக்கும். ஒண்ணு சேர்றதுக்கு மட்டும் யாருமே வர ये जो कुछ बातें हैं आपस में हाँ, इसलिए संपर्क के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे। को आती नहीं, हिंदी में बात करो, ऐसा बोलिए आप, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी अंग्रेजी बोल रहे, बोलो आपके यहाँ कौन हिंदी जानता है, बोल को भारतीय भाषा हिंदी है,
तो आप ये कर लो काम। आज पूरा दिन भर यही करने का है आप लोगों, एक एक को खड़काने का है, और दूसरे भी जिन जिन से लिया है ना उन लोगों को खड़काइए और बोलिए आप हैं। हाँ बोले आप, हम कॉमन न्यूनतम साझा कार्यक्रम का रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो आप जरूर करिए। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ ले लीजिए। ओके मैडम। नहीं अभी कुछ भी नहीं लगेगा, उससे तो बचा के ही लाएंगे। हाँ ओके बाय। थैंक यू। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर दबदबाई न हो। इसलिए सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। यूं नहीं फुटपाथ पर हो खड़ा, हर आत्मा सबकी ऊबी न हो। आसमां में तंगी हो न खुशहालियाँ, कैद महलों में सबकी कमाई न हो। सब साथी गाइए। इसलिए कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की, थोड़ा चारा कोई उम्र की, हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए अब तमन्नाएं फिर ना करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे, शम के पांवों में हो ना पड़ी बेड़ियां, शक्ति की पीठ अब जागती ना सहे, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने,
सब साथी गाइए, सब साथी, एक एक साथी गाना चाहिए है? और होठों से नीचे लाइए, दिल से गाइए है? इस ये राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए के झोपड़पट्टी साथी एक हो, देश के बेघर साथी एक हो, चौपट्टी एकता जिंदाबाद, चौपट्टी एकता जिंदाबाद। कलकत्ता बिहार के साथी अपनी रणनीति प्रस्तुत करें। So this report should be made and like the local people should be made aware of that, and the document should be maintained at the city, state, district and national level. इसके बारे में पूरा अपन सिटी लेवल में, नेशनल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, वार्ड लेवल में सबको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये बात जो हमारा स्टडी है वो रिपोर्ट उन लोगों को देना पड़ेगा। Any problems like eviction, fire accidents, any other problem happen in that particular area at any point of time should be constantly monitored and maintained, and this should be used as an advocate tool. तो कहीं भी फायर एक्सीडेंट है या कहीं भी क्या था, तो जो स्लम में, जो सिटी में क्या क्या बात हो रहे, हाउसिंग को लेके क्या क्या बात हो रहे, फायर एक्सीडेंट है या कुछ फ्लड है, कुछ भी है, वो पूरा एक डॉक्यूमेंट कभी तब का तब रिपोर्ट रेडी रखना चाहिए, सो दैट कहीं भी कुछ भी गड़बड़ है या गवर्नमेंट से बात करना है या इंटरनेशनल ग्रुप से बात करना है तो हम ये इंफॉर्मेशन उन सबसे बांट कर सके, इंफॉर्मेशन को यूज कर सके एज ए टूल। तो अभी जो स्लम्स में ये हाउसिंग के बारे में जो काम कर रहे हैं तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना एक है, और वो प्रेशर ग्रुप है या जो एक्टिविस्ट ग्रुप है वो लोग दूसरे स्लम में लोगों को आइडेंटिफाई करना, अगर जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना है, अगर जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ सिटी लेवल में, स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में नहीं है, उन लोगों को भी प्रेशर ग्रुप, नया प्रेशर ग्रुप बनाना है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप है वो ऐसा कमिटमेंट उनका ऐसा रहना चाहिए कि वो एक रिलीजन या एक कास्ट और ये फैन क्लब्स, ये अपने सिनेमा हीरोज के फैन क्लब्स रहते हैं, वो उसमें नहीं रहना चाहिए। वो लोग सिर्फ लोगों के लिए जो काम कर सकते हैं उन्हीं लोगों को प्रेशर ग्रुप्स में लाना है। पॉलिटिकल पार्टी का भी इसमें कोई वो नहीं रहना चाहिए हाथ। All the local groups should be made aware of the city master plans, urban poverty measures, housing rights, and all the current knowledge should be updated in the field, because most of these documents are in English. So the people in the local area or the representative themselves don't understand. So it should be translated into the local language, and the education should be given to the people. तो जो भी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट की जो भी पत्र बनता है हाउसिंग को लेके, सिटी स्लम डेवलपमेंट को लेके, उसका पूरा समाचार लोगों के साथ बांटना चाहिए। वो समाचार के लिए हम फाइट करना चाहिए, पूछना चाहिए, लड़ना चाहिए। So when there is any problem within the local area, like suppose a flood is occurring or fire accident happens, the government comes forward to give immediate temporary measures, like giving some money or food. With that, their role is over. But the group, this pressure group should make the local group aware, the community members, that that is not only enough. Okay, they should form together to fight for the permanent housing rights. बारे मगर उसको देने के लिए राजी नहीं रहना चाहिए। There are two categories of slums, like recognized slums and unrecognized slums. So for the unrecognized slums, we should give that recognition status somehow, like
including them in an electoral group or creating women's group registered organization, getting the children birth certificates, etc. And we should persuade the government to buy the land from the private owners to give it to the people. इधर दो बात है कि जो एक तो रजिस्टर्ड स्लम है जो गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, का मतलब आइडेंटिफाई किया है. अनआइडेंटिफाइड स्लम्स है जो जे स्लम्स है उनके भी. तो इसमें क्या है, बच्चों का स्कूल में दाखिल करना, सबको इलेक्ट्रिसिटी कार्ड्स देना, वोटर कार्ड्स देना, ये सब करना है. स्पेशली बच्चों को दाखिल करना चाहिए. और जो भी स्लम्स अनआइडेंटिफाई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर अपन प्रेशर लाना है. और जहाँ भी एक प्राइवेट लैंड है जहाँ लोग बसे हैं, वो प्राइवेट लैंड बोल के कोई आके अपने को निकाल रहे तो गवर्नमेंट वो जगह को खरीद के लोगों को बांटना चाहिए. स्लम एविक्ट होने वाला है तो उसके वास्ते हम इंटरनेशनल लेवल से प्रेशर लाने का कोशिश करें. And we should act as a fact-finding team to give reports for any campaigning group. And this, they have to network with all the groups like human rights groups, women's rights groups, all of them, locally, state, city, national wise, international wise also, to sign campaigning. लोकल ग्रुप्स को जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसमें स्लम ड्वेलर्स को इन्वॉल्व करें, वुमेन को इन्वॉल्व करें, चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करें. उसके छोड़ के नेशनल लेवल प्लानिंग कमीशन दूसरे देशों के लोगों को उसमें रखना ना रखना, इसकी चर्चा हो रही है. नहीं होना चाहिए. Recent eviction which is happening all around the city, you know, there is a particular force which operates, like mechanization, globalization, all these things. So we have to come together to fight this force. It's not independent, it's all together.